जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथ ही साथ अपनी परीक्षा की तैयारी में भी लगे होंगे क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा है। और काफी बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर जो ये त्रैमासिक परीक्षा है, क्या उस त्रैमासिक परीक्षा को देना जरूरी है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो, परीक्षा कोई भी होती है, सभी इंपॉर्टेंट होती है। उसके अंकों का कोई योगदान हमारी परीक्षा से नहीं है। बस आपको स्कूल में प्रेजेंट होना है और चाहे कुछ लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है। कुल मिला के आप सभी को पेपर देने जाना है, समझ गए ना। तो आप सभी के लिए तैयारी हम बकायदा करवा चुके हैं। आप सभी के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पिछले 2-3 चैप्टर के हमने ऑलरेडी बताए भी हैं, तो उनको भी आप लोग करते रहिए। ऑब्जेक्टिव के लिए आप सभी को ध्यान रखना है कि जो वीकली टेस्ट आपके 2 लिए हैं हमने, ठीक ना। वीकली टेस्ट वाली क्लास भी कर सकते हैं आप सभी। साथ ही साथ प्यारे बच्चे, अभी संडे को हमारा है ना सब्जेक्टिव भी कुछ करा देंगे आप सभी को, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा देंगे, जिससे आपका जो भी डाउट है, जो भी समस्या है, वो सारी चीजें क्लियर होंगी। तो आपको इस टाइम इस त्रैमासिक परीक्षा के लिए लेकर के बहुत ज्यादा डरिए मत कि नहीं सर होगा कि नहीं होगा। ये आपके अंक जोड़ने वाले नहीं है। आपके जो अंक जुड़ने हैं, ठीक है, वो आपकी वार्षिक परीक्षा के जुड़ने, जो आपकी बोर्ड की परीक्षा है, तो उसको मेंटेन करने का पूरा प्रयास करिए, ठीक है। ठीक ना। तो मेरी बात समझ गए आप सभी, ठीक है, मेरी बात समझ चुके हैं आप सभी। और दूसरी बात प्यारे बच्चे, आप सभी को हम बता दें, अभी भी जिनको लग रहा है ऑब्जेक्टिव से डर, आप सभी वीकली टेस्ट वाली क्लास कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो भी ऑब्जेक्टिव की क्लासें हो गई होंगी, वही ऑब्जेक्टिव की क्लास कर लीजिएगा, और उन्हीं दोनों से सारे डाउट का हो जाएंगे प्यारे बच्चे, क्लियर हो जाएंगे, और पेपर में उन्हीं सबसे आएगा। तो चलें, आप सभी कैसे, एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग बिना किसी देरी के अपनी क्लास को क्या करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे, ठीक ना। बिना किसी देरी के हम लोग अपनी क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तबीयत तो ठीक है, लेकिन नींद कल रात में हम सो नहीं पाए हैं। नींद बहुत जबरदस्त लगी है। रात में, दिन में इतना काम रहता है कि काम भी करना रहता है। अभी आज आराम से छुट्टी, क्लास खत्म होगी आपकी, फिर जाएंगे बढ़िया आराम से सूतेंगे, क्योंकि रात में भी कल हम लगभग, तबीयत थोड़ा सही से कम काम कर रहा था, तो लगभग मुझे 1:30 से 2 या 3 बज गए थे सोते। ठीक है, तो चले हम क्लास को शुरू करें। एक बार कमेंट कर दीजिए। बोलिए, शुरू करें क्लास को। आपकी कृपा से सब अच्छा, आपकी भी कृपा से सब कुछ अच्छा है। ठीक है, चलो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं प्यारे बच्चे। जैसा कि पिछली क्लासों में हमने आप सभी को कोलाइड बराबर बताया था परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बारे में। प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के बारे में हमने आप सभी को क्या किया था, बताया था। और आप सभी को हमने शॉर्ट तरीके से आप सभी को समझने के लिए बता दिया था कि जो परिक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम, कोई बता सकता है क्या है जो हमने शॉर्ट तरीके से समझने के लिए बताया था। प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम, इसको अलग तरीके से हमने विलयन और विलेय से संबंधित किया था, परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। क्योंकि आप सभी को यह बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं, जो कोलाइडी विलयन होते हैं, उनके 2 भाग होते हैं, वो 2 भागों से मिलकर बने होते हैं। एक होता है परिक्षिप्त प्रवस्था, प्रक्षिप्त प्रवस्था, और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। प्रक्षिप्त प्रवस्था और दूसरा क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम। जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, उनके 2 भाग होते हैं, प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम। बताए थे जी सर। प्यारे साथियों, आप सभी को हमने यहां पर बताया था कि जैसे विलयन होते हैं, ठीक ना, जैसे विलयन होते हैं वो 2 घटकों से मिलकर बने होते हैं, एक विलेय होता है और दूसरा क्या होता है, विलायक होता है। ठीक उसी प्रकार से जो कोलाइडी विलयन होता है उसमें 2 प्रवस्थाएं होती हैं, एक प्रक्षिप्त प्रवस्था होता है और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। तो प्रक्षिप्त प्रवस्था क्या है और प्रक्षेपण माध्यम क्या है। तो प्रक्षिप्त प्रवस्था क्या होती है, यह एक प्रकार का विलेय होता है। ऐसे समझ लो ना, जैसे विलयन में क्या होता है, विलेय और विलायक, तो वैसे यहां पर जो प्रक्षिप्त प्रवस्था वह एक प्रकार का विलेय है, और यह कोलाइडल विलयन में क्या होता है, कम होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें, है ना, अगर हम ठीक इसी प्रकार से बात करें प्रक्षेपण माध्यम, तो यह यह एक प्रकार का क्या होता है, विलायक होता है, और यह अपेक्षाकृत क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मान क्या होता है, ज्यादा होता है। आप सभी को हमने यही बताया था। बोलिए, क्लियर है।
हाँ बिल्कुल, त्रैमासिक परीक्षा के लिए हमने आप सभी को बताया तो मेरे भैया, मेरे छोटके भैया, बताए तो त्रैमासिक परीक्षा के लिए आपको क्या करना है। वीकली टेस्ट के लिए हमने 2 क्लासें ली हैं, उसको कर लो। ऑब्जेक्टिव की हर चैप्टर वाइज क्लासें हुई, उसको कर लो, बस खत्म है। हैं? बाकी तो वन शॉट आपका 3 चैप्टर तक हो ही गया। बोलो, यही बताए थे ना, शॉर्ट तरीके से यही बताए थे। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोलाइडी विलियन का वर्गीकरण। हेडिंग लिखो सभी प्यारे बच्चे, कोलाइडी विलियन का वर्गीकरण। कोलाइडी विलियन का वर्गीकरण। कोलाइडी विलियन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ, ये एस क्या भेज रहे हैं भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ इनका वर्गीकरण पढ़ना है। ठीक है, कोलाइडी विलियन के अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहला जो वर्गीकरण होगा प्यारे बच्चे, वह होगा परिक्षिप्त प्रवस्था। हेडिंग लिखो सभी लोग, परिक्षिप्त प्रवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम की, तथा परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर पहला जो वर्गीकरण हम लोग करेंगे यहां पर, ठीक है ना, पहला जो वर्गीकरण होगा यहां पर के, वो प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर है। सभी लोग समझ गए यहां तक? ठीक है, लिखना भी है गुरुजी, हाँ भैया लिखना है। कोलाइडी विलियन के वर्गीकरण में जो पहला वर्गीकरण पढ़ेंगे हम लोग, प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को हमेशा याद रख लेना, आप सभी हमेशा याद रख लेना, प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम क्या है। तो प्रक्षिप्त प्रवस्था क्या है, एक प्रकार का विलेय है, नहीं तो भूल जाओ। प्रक्षिप्त प्रवस्था एक प्रकार का विलेय है और प्रक्षेपण माध्यम एक प्रकार का क्या है, विलायक है, नहीं तो आप लोग भूल जाओ कि सर ये क्या है। तो इसकी भौतिक अवस्था क्या होती है, भौतिक अवस्था क्या होती है, ठोस, द्रव और गैस, इसके आधार पर आप सभी को करना है ना, इसको लिखना है हमको। तो आइए यहां पर देखते हैं, आइए यहां पर इसको लिखते हैं, क्योंकि वहां पर जगह कम है भाई, वहां पर जगह कम है, तो यहां पर लिखो परिक्षिप्त प्रवस्था, लिखते हुए चलो प्रक्षिप्त प्रवस्था। दूसरा जो कॉलम होगा वो होगा परिक्षेपण माध्यम, फिर अगला कॉलम होगा कोलाइड के प्रकार, कोलाइड के प्रकार, और सबसे लास्ट में है उदाहरण, एग्जाम्पल। देखिए, अगर हम सबसे पहले प्रक्षिप्त प्रवस्था ले और देखें तो प्रक्षिप्त प्रवस्था में हम ठोस लेते हैं। ठीक है, प्रक्षिप्त प्रवस्था क्या ली जाएगी, ठोस ली जाएगी, और प्रक्षेपण माध्यम भी क्या हो प्यारे बच्चे, ठोस हो, अर्थात विलेय भी ठोस हो और विलायक भी क्या हो, ठोस हो, है ना, विलेय और विलायक दोनों क्या हो, ठोस हो। तो यहां पर बनने वाला जो कोलाइडी विलियन होगा, जो कोलाइडी विलियन होगा वो कैसा होगा, ठोस साल होगा। साल मींस प्यारे बच्चे यहां पर कोलाइड से संबंधित है, ठीक ना, आपको क्या प्राप्त होगा, ठोस साल प्राप्त होगा। इसके पहले जब हम विलेय के रूप में ठोस लेते थे, विलायक के रूप में हम ठोस लेते थे, तो आप कहते थे मिश्र धातु। एग्जाम्पल में क्या प्यारे बच्चे, मिश्र धातु। लेकिन हम यहां पर मिश्र धातु नहीं लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे कुछ रंगीन पत्थर, कुछ रंगीन पत्थर।
अब कुछ रंगीन पत्थर जानते हैं आप क्या होते हैं? कुछ रंगीन पत्थर आप सभी ने देखे होंगे, ऐसे पत्थर टाइप में होता है और उसके अंदर छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के कलर भरे होते हैं। अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, कलर वहां पर भरे होते हैं, आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो वहां पर देख रहे होंगे पत्थर आपका ठोस है, अर्थात वहां पर अगर आप उस पत्थर को देखने की कोशिश करेगा तो अलग अलग कलर भी तो है ना, अलग अलग कलर आप सभी को देखने को मिलेगा। तो मतलब वहां पर जो विलेय है और विलायक है, अर्थात जो प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों ही क्या है, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। और जब ठोस अवस्था में होते हैं तो उसे ठोस साल बोला जाता है। जैसे एग्जांपल कुछ रंगीन पत्थर। अगर हम अगले कोलाइड की बात करते हैं तो प्रक्षिप्त प्रवस्था जो होगी वो ठोस होगी, प्रक्षिप्त प्रवस्था क्या हो, ठोस हो, लेकिन प्रक्षेपण माध्यम जो कि हमारा क्या हो, विलायक, विलायक ऐसा हो, द्रव हो, तो वहां पर सिर्फ कोलाइड बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, साल बोलते हैं, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, साल बोलते हैं। अगर प्यारे बच्चे प्रक्षिप्त प्रवस्था विलेय हमारा क्या हो, ठोस हो, और विलायक हमारा किस अवस्था में हो, द्रव अवस्था में हो, तो जैसे इसका एग्जांपल क्या होता है, पेंट। जैसे क्या होता है, पेंट। जैसे आपका कोशिका तरल है ना, जो कोशिका में लिक्विड भरा होता है उसकी बात हो रही है, वह भी एक प्रकार का क्या होता है, कोलाइड होता है ना। और जो कोलाइड होता है उसमें जो विलेय होता है अर्थात प्रक्षिप्त प्रवस्था ठोस अवस्था में पाई जाती है और प्रक्षेपण माध्यम जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। पेंट जो रंगाई पुताई करने के लिए होता है, ठीक है। अगले अगर हम साल की बात करते हैं भाई, अगला साल कौन सा है, तो इसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था के रूप में ठोस होगा, प्रक्षिप्त प्रवस्था के रूप में ठोस होगा, और प्रक्षेपण माध्यम के रूप में क्या होगा, गैस होगा। तो यहां पर जो कोलाइड का प्रकार होगा, किस प्रकार का कोलाइड तैयार होता है, तो वह होता है एरोसाल। वह क्या होता है, एरोसाल। यदि प्यारे बच्चे प्रक्षिप्त प्रवस्था ठोस हो, प्रक्षेपण माध्यम क्या हो, गैस हो, अर्थात विलेय ठोस हो, विलायक आपका क्या हो, गैस हो, तो एरोसाल प्राप्त होता है। और यहां पर जो इसका कोलाइड का प्रकार होगा, जैसे धुआं है ना, जैसे धुआं है, जैसे धूल है, ठीक है, धूल हो गया, धुआं हो गया, ये सभी के सभी क्या आएंगे, कोलाइड के प्रकार के अंतर्गत आएंगे, अर्थात यह एक प्रकार का एरोसाल होगा। अगले प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो प्रक्षिप्त प्रवस्था अर्थात विलेय जो होगा वो द्रव हो, ठीक है, और विलायक आपका क्या हो, ठोस हो, है ना। प्रक्षिप्त प्रवस्था का मतलब विलेय, विलेय द्रव हो, प्रक्षेपण माध्यम का मतलब विलायक, विलायक कैसा हो, ठोस हो। तो यहां पर एक प्रकार होता है जेल, है ना, जिसे हम बोलते हैं जेल, है ना। जेली कितने लोग खाए, एक पदार्थ होता है जेली, वो जो जेली होता है ना, तो जेली में जो प्रक्षिप्त प्रवस्था होती है, जो विलेय होता है ना, जो विलेय होता है वो किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। प्रक्षेपण माध्यम में जो होता है वो क्या होता है, विलायक होता है। जैसे आपका पनीर होता है, जैसे आपका क्या प्यारे बच्चे, पनीर, पनीर एक प्रकार का क्या होता है, जेली ही होता है, जेल ही होता है। तो वहां पर अगर हम बात करते हैं जो प्रक्षेपण माध्यम में ठोस अवस्था में और ये द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, अगला, यहां पर प्रक्षिप्त प्रवस्था आप सभी की क्या हो, द्रव हो, और प्रक्षेपण माध्यम जो हो वो भी क्या हो, द्रव हो। प्रक्षिप्त प्रवस्था द्रव और प्रक्षेपण माध्यम भी क्या हो प्यारे बच्चे, द्रव हो। तो यहां पर बनता है इमल्सन, इमल्सन जिसे हम बोलते हैं क्या है, पायस है। आप सभी से क्वेश्चन पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चन में कि पायस क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको हम अलग से पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत जैसे आता है क्या भाई, दूध हो गया, मक्खन हो गया, दूध मक्खन ये सभी क्या है, पायस होते हैं, है ना। दूध क्या होते हैं, मक्खन या पायस होते हैं। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, द्रव ही रहे, प्रक्षिप्त प्रवस्था आप सभी का क्या रहे, द्रव रहे, और प्रक्षेपण माध्यम क्या हो जाए, गैस हो जाए, है ना। विलेय के रूप में ही हम द्रव प्रयोग करें और प्रक्षेपण माध्यम के रूप में हम गैस प्रयोग करें तो वह एरोसाल ही बनता है। वह क्या बनता है, एरोसाल ही बनता है। और इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा भाई, कोहरा आएगा, कोहरा आएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, बादल आ जाएगा। देखो यहां पर क्या है प्यारे बच्चे, यहां पर अलग अलग तरीके से ठोस और गैस है, ध्यान से देखना। यहां पर क्या है, विलेय के रूप में ठोस है, विलायक के रूप में गैस है। तो यहां पर बुना है धुंध या धूल, लेकिन यहां पर भी एरोसाल है, यहां पर भी एरोसाल है, लेकिन यहां पर जो बना एरोसाल है उसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था के रूप में ठोस है, प्रक्षेपण माध्यम के रूप में गैस है। लेकिन यहां पर जो भी एरोसाल बना है वहां पर प्रक्षिप्त प्रवस्था के रूप में द्रव है और प्रक्षेपण माध्यम के रूप में क्या है, गैस है। ये आप सभी क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला, अगर हम गैस लेते हैं, प्रक्षिप्त प्रवस्था के रूप में क्या लेते हैं, गैस लेते हैं, प्रक्षेपण माध्यम के रूप में हमने क्या लिया, यहां पर ठोस लिया, है ना। विलेय के रूप में हमने लिया गैस, विलायक के रूप में हमने लिया ठोस, तो यहां पर बनता है ठोस साल। क्या बनता है, ठोस साल। क्या बनता है, ठोस साल। और इसका जो उदाहरण होगा फोम रबड़ होता है। फोम रबड़ जानते हैं, जैसे कुछ कीमती सामान होता है, जैसे कुछ कीमती सामान होता है,
साल मतलब एक प्रकार का पदार्थ होता है भाई, जैसे कोलाइड है, कोलाइड के अंतर्गत ही आता है साल, ओढ़ने वाला साल नहीं है, ठीक है ना, ओढ़ने वाला साल नहीं है। यहां पर देखो फोम रबड़ क्या है, तो जो हमारे लिए कीमती सामान होते हैं तो उनको सेफ्टी रखने के लिए, उनको अच्छे तरीके से सुरक्षित रखने के लिए प्यारे बच्चे हम लोग फोम रबड़ का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। लास्ट में अगर हम लोग लिखेंगे गैस प्लस द्रव, है ना, विलेय के रूप में आप सभी का प्रक्षिप्त प्रवस्थान के रूप में गैस, और विलायक के रूप में आप सभी का प्रक्षेपण माध्यम के रूप में द्रव, तो यहां पर आप सभी को प्राप्त होगा फोम। क्या प्राप्त होगा, फोम। जैसे इसके अंतर्गत आता है, जैसे झाग होता है, साबुन का झाग या फिर फेन जिसे बोलते हैं, साबुन का झाग हो गया, साबुन का फेन हो गया, ये आपका हो गया। अब आइए सर, पनीर से दूध बनता है और दूध भी जेली होगा। हाँ, दूध नहीं, दूध मक्खन अलग अलग चीज है ना, दूध लिक्विड फॉर्म में होता, पनीर ठोस अवस्था में होता है। धीरज कुमार बड़े तगड़े से बताए जा रहे हैं सर, मोटिवेशन नहीं बता रहे हैं। मोटिवेशन क्या बताएं, हैं? मोटिवेशन अपने पापा से सीख लो, है, मम्मी से सीख लो, तो तुम्हारे लिए खाना बना रही है गर्मी में, है? एरोसॉल क्या होता है, सिंपल सा है प्यारे बच्चे। अगर आप सभी को डिफिनीशन इसकी लिखनी है, डिफिनीशन कैसे होगी, जैसे मान लो ठोस साल के पूछे, आपसे क्या पूछे, ठोस साल पूछे, ठोस साल क्या है, तो सिंपल से ऐसे बता दो भाई कि वे कोलाइड, ध्यान सुनो, अगर आपसे पूछे ठोस साल क्या है, तो वे कोलाइड जिनमें प्रक्षिप्त प्रवस्था ठोस तथा प्रक्षेपण माध्यम भी ठोस हो, उसे ठोस साल कहते हैं। याद हो गया। जैसे आपसे सिर्फ साल पूछे, कोलाइड क्या है, सिर्फ आपसे पूछे कोलाइड क्या है, साल क्या है, तो आप लिखो जिसमें वे कोलाइड जिसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था ठोस, प्रक्षेपण माध्यम द्रव, साल होते हैं, जैसे पेंट और कोशिका तरल होते हैं। अगर आपसे पूछे एरोसाल क्या है, तो एरोसाल की दो डिफिनेशन है, तो चाहे आप जब सिर्फ और सिर्फ एरोसाल पूछ ले, तो चाहे आप ये वाला डिफिनेशन बनाओ, चाहे यहां वाला डिफिनेशन बनाओ। यहां पे लिखना होगा एरोसाल की डिफिनेशन, तो आप ऐसे लिख सकते हो, वे कोलाइड जहां प्रक्षिप्त प्रवस्था ठोस, प्रक्षेपण माध्यम गैस होता है, एरोसाल कहलाता है, जैसे धुआं और धूल होता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इमल्सन की, जैसे आप बच्चा पूछा सर पायस किसे कहते हैं, तो आप सभी को लिखना पड़ेगा जिसमें वे कोलाइड जिसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था द्रव, प्रक्षेपण माध्यम द्रव, उसे हम इमल्सन या पायस कहते हैं, जैसे दूध और मक्खन। बस गैस और गैस यहां पर नहीं होगा, गैस और गैस यहां पर नहीं होगा, सिंपल सा भाई। चलिए, यहां पर प्रश्न कैसे पूछा जाता है, यहां पर प्रश्न क्या पूछा जाता है, तो आप सभी को हम प्रश्न भी लिख देते हैं। चलिए, जैसे आप सभी से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों की चर्चा हम यहां पर कर देते हैं। कोहरा है, कोहरा है, कोहरा में ऐसा लिखेंगे, कोहरे में प्रक्षिप्त प्रवस्था, प्रक्षिप्त प्रवस्था वह प्रक्षेपण माध्यम है, प्रक्षेपण माध्यम है। ठीक है, प्रक्षेपण माध्यम है। ठोस प्लस ठोस, द्रव प्लस गैस, गैस प्लस द्रव, चौथा हो जाएगा द्रव प्लस ठोस। चलो बताओ, चलो बताओ, क्या होगा। प्रश्न जैसे पूछा जाएगा वहां पर हम बता सकते हैं, ठीक ना। सर क्या पढ़ा रहे हैं समझ नहीं आ रहा, आप समझो तो। हम यहां पर आप सभी को बता रहे हैं प्यारे बच्चे कि कोई भी कोलाइड का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं, और उस वर्गीकरण में जो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम की तरह पढ़ रहे हैं। तो प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनमें हम सभी देख रहे हैं कि कैसा होगा, है ना। जैसे आप सभी को कोहरा दिया गया है,
यहां पर दे दिया गया कोहरे में प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम होता है। तो कोहरे में आप सभी देखो यहां पर है ना कोहरा, कोहरा है तो इसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम कैसा है, तो आप ऐसे चले आओ। तो यहां पर प्रक्षिप्त प्रवस्था क्या है, द्रव है, प्रक्षेपण माध्यम क्या है, गैस है। बस कहां है, प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम द्रव और गैस है। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा, बी एकदम सही जवाब होगा। अच्छा एक प्रश्न और सभी से आप सभी से पूछना चाहेंगे, है ना, पायस दूध है, दूध एक है, ये भी आप सभी से प्रश्न पूछे गए है ना, दूध एक है क्या है भाई। जैसे आपसे पूछे ठोस साल है, ठोस साल है। दूसरा प्रश्न ऑप्शन है फोम है। तीसरा आपसे पूछे ये पायस है, और चौथा आपसे पूछ ले एरोसाल है। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। चलो बताओ, गैस प्लस गैस यहां पर नहीं होगा भाई। सर बी होगा, बी ही तो हमने बताया है, बी ही तो हमने बताया यहां पर भाई। यहां पर ऑप्शन नंबर बी ही तो लिए हैं, ये वाला गैस प्लस द्रव। ये वाला बताओ, है इमल्सन है या फिर ये एक प्रकार का पायस है। चलिए एक प्रश्न और भी आप सभी से पूछ लेते हैं। धुआं है, धुआं है। ऑप्शन दे रहे हैं आप सभी को, गैस प्लस ठोस, गैस प्लस ठोस। दूसरा है ठोस प्लस गैस। तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं द्रव प्लस गैस। और चौथा ऑप्शन आप सभी को दे रहे हैं द्रव प्लस द्रव। चलो बताओ इनमें कौन सा होगा। यहां पर आप सभी देखोगे धुआं, धुआं क्या है, चलो बताओ धुआं क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी ठोस प्लस ठोस प्लस गैस होता है। अर्थात प्रक्षिप्त प्रवस्था का ठोस होता है और प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है, गैस होता है। ठीक है, आप सभी को क्लियर हो गया इससे कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्लियर हो गया आप सभी को। चलिए हम आप आगे बढ़ते हैं और आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं भाई, है ना। देखो पहला टाइप तो हमने पढ़ लिया, पहला टाइप तो आपने पढ़ लिया। अब दूसरा टाइप यहां पर आप सभी को क्या करना है, पढ़ना है। और दूसरा टाइप क्या है, प्रक्षिप्त प्रवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन क्रिया की प्रकृति के आधार पर। तो अगली हेडिंग आप सभी लिखेंगे यहां पर, प्रक्षिप्त प्रवस्था, बड़ी भारी हेडिंग है भाई, प्रक्षिप्त प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम के मध्य, है ना, प्रक्षिप्त प्रवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन क्रिया की प्रकृति के आधार पर, अन्योन क्रिया के आधार पर। ये जो सेकेंड वर्गीकरण है यहां से आप सभी से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, यहां से आप सभी से प्रश्न पूछे गए हैं, प्रक्षिप्त प्रवस्था प्रक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर। और इसके दो प्रकार हैं। प्रश्न हम लिख देते हैं यहां से, प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, है ना। नोट में इधर लिख दें भाई, नोट में क्या लिखते हैं, नोट नहीं लिखते हैं, हम आप सभी को डायरेक्ट बताएंगे, है ना। इसका दो प्रकार है, पहला ये से लाइन बाय लिखना, द्रव रागी, या फिर इसी को बोलते हैं द्रव स्नेही, या फिर इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चे लायोफिलिक, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, लायोफिलिक कोलाइड, लायोफिलिक कोलाइड। ठीक है, और यहां पर इसका जो सेकेंड पार्ट है ना, दूसरा क्या है, द्रव विरोधी, द्रव विरोधी, या फिर इसी को बोलते हैं द्रव विरागी, द्रव विरागी, या फिर इसी को हम सभी बोलते हैं लायोफिलिक
और एक नट है, इसका नाम है लायोफोबिक। हाँ, लायोफोबिक, लायोफोबिक कोलाइड, लायोफोबिक कोलाइड। आप सभी से ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, आप सभी से यही प्रश्न पूछा गया है कि लायोफिलिक कोलाइड तथा लायोफोबिक कोलाइड से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, ऐसे बनाकर पूछ सकता है। ठीक है, और पूछा गया भी है। क्या पूछा गया है? लायोफिलिक कोलाइड और लायोफोबिक कोलाइड से आप क्या समझते हैं। या फिर आप सभी से पूछ सकता है कि द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड से आप क्या समझते हैं। तो क्या आपका इसका प्रश्न पता चला? इस प्रश्न का जवाब आप सभी को क्या लिखना है? ठीक है, तो चलिए इसका जवाब दें हम सभी, है ना। क्या हम लोग इसको सॉल्व करें? प्रश्न जो पूछा गया वो क्लियर हो गया ना। देखो, द्रव रागी अर्थात जो द्रव से प्यार करे, द्रव विरोधी जो द्रव से घृणा करे। पहला पॉइंट तो यही होगा, है ना। पहला पॉइंट तो यही होगा। क्या प्यारे बच्चे? द्रव रागी या द्रव स्नेही। द्रव का मतलब जो लिक्विड होता, द्रव होता, उससे स्नेह करे। या फिर यहां पर प्यारे बच्चे द्रव विरोधी या द्रव विरागी, जो द्रव से घृणा करे, अर्थात द्रव से प्यार करने वाला, द्रव से घृणा करने वाला। ठीक है, चलो यहां पर लिखते हैं भाई। यहां पर पहला पॉइंट हम सभी लिखते हैं। क्या होता है? द्रव से स्नेह करने वाला, द्रव से स्नेह करने वाला, द्रव से स्नेह करने वाला। और यहां पर इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा? द्रव से घृणा करने वाला, द्रव से घृणा करने वाला, है ना। सिंपल सा भाई। यहां पर लिखा गया द्रव स्नेही या द्रव रागी, अर्थात जो स्नेह करे वही राग होता है, वही प्रेम होता है, वही स्नेह होता है। विरागी विरोधी, ठीक है, जो विरोध करे, घृणा करे, वो हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा? द्रव स्नेही या द्रव विरागी क्या होते हैं? वे कोलाइड, सिंपल सी परिभाषा है प्यारे बच्चे। दूसरा पॉइंट, वे कोलाइड, मेरे साथ साथ डिफिनेशन लिखो। वे कोलाइड जो उपयुक्त विलायक के संपर्क में आने पर, उपयुक्त विलायक के संपर्क में आने पर, ठीक है। जैसे मान लो नमक को, है ना, जैसे मान लो नमक है और नमक को जल में घुला जाए तो नमक क्या हो जाएगा? जल में घुल जाएगा। यस या नो, जल्दी से बताओ। ठीक है, अगर हम नमक को, अगर हम प्यारे बच्चे नमक को किस में घोलें? जल में, तो नमक घुल जाएगा कि नहीं घुल जाएगा? बोलिए जल्दी से। अगर हम नमक को जल में घुले तो नमक घुल गया। इसका मतलब वह उपयुक्त संपर्क में आने पर, है ना, उपयुक्त विलाय के संपर्क में आने पर वो अपनी जिस अवस्था में जाना चाहता था उस अवस्था में चला गया। बस वही है यहां पर यही मतलब है प्यारे बच्चे कि कुछ कोलाइडी पदार्थ ऐसे होते हैं जो उपयुक्त विलाय के संपर्क में आने पर सीधे कोलाइडी अवस्था में बदल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उपयुक्त विलाय के संपर्क में आने पर वो कोलाइडी अवस्था में नहीं परिवर्तित होते। जैसे नमक ही है, चीनी है, जल में घोलो तो जल में अच्छे तरीके से घुल जाएगा। ठीक है, जल में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। लेकिन अगर इसी नमक को या चीनी को आप किसी तेल में घोलिए, हाँ, तो क्या घुलेगा? नहीं घुलेगा। तो वही है। तो यहां पर क्या होगा प्यारे बच्चे? वे कोलाइड, यहां पर गड़बड़ लिख दे क्या भाई? हाँ, यहां पर वे कोलाइड जो उपयुक्त विलायक के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम इसके, है ना, सीधे संपर्क में आने पर बदल जाए। और द्रव विरोधी क्या है ना, तब तो ये क्या है प्यारे बच्चे? ये सीधे संपर्क में आने पर नहीं बदले, तो यहां पर इसी का उल्टा ये डिफिनेशन हो जाएगा। इसी का उल्टा ये डिफिनेशन हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट यहां पर लिखते हैं, वे कोलाइड
वे कोलाइड जो उपयुक्त विलायक के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित नहीं होते, कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित नहीं होते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? क्या कहलाएंगे यहां पर? द्रवविरागी कोलाइड कहलाते हैं। द्रवविरागी कोलाइड कहलाते हैं। बोलिए, किसी को कोई समस्या? अभी याद ना हो तो कोई बताना, है ना। वे कोलाइड जो उपयुक्त विलायक के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसे आप द्रविश नहीं बोलेंगे। लेकिन काफी ऐसे पदार्थ होते हैं जो उपयुक्त विलायक के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित नहीं होते, उसे आप क्या बोलते हैं? द्रवविरागी कोलाइड कहते हैं। ये चैप्टर खत्म होने में 3 से 4 दिन का टाइम लेगा। 3 से 4 ये चैप्टर खत्म हो जाता, लेकिन 1-2 दिन ज्यादा डिस्टर्बेंस हुआ, आप सभी देख रहे हैं। सर जी वे के जगह क्या आएगा ना? वे के जगह जो होगा, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, जो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या है? गुफरान आलम, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शिवम पासवान भी कह रहे हैं हाँ वे की जगह आप जो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, यहां पर लिख सकते हो जो कोलाइड, लेकिन थोड़ा सा सेंटेंस आप सभी के लिए दिक्कत होगा। तो वे कोलाइड जो उपयुक्त विलायक, वे कोलाइड जो उपयुक्त विलायक, थोड़ा सा सेंटेंस बढ़िया बन जाएगा। चलिए आइए अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखते हैं भाई? ये ऐसे कोलाइड हैं अगर इनका अवक्षेपण हो जाए एक बार, है ना, है? अगर इनका क्या हो जाए? अवक्षेपण हो जाए, और अवक्षेपण होने के बाद अगर इनको पुनः कोलाइडी अवस्था में क्या किया जाता है? बदला जा सकता है। वे 2 बार लिख दिए हैं। कहां 2 बार लिख दिए हैं? वे कोलाइड जो उपयुक्त विलायक के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, द्रवस्नेही कोलाइड कहलाते हैं। वे कोलाइड जो उपयुक्त विलायक के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित नहीं होते, द्रवविरागी कोलाइड कहलाते हैं। क्या बेवकूफ बनाता है भाई साहब, है ना। यदि इनका अवक्षेपण हो जाए, लिखो अगला पॉइंट, यदि इनका अवक्षेपण हो जाए तो, यदि इनका अवक्षेपण हो जाए तो इन्हें पुनः कोलाइडी अवस्था में, पुनः कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। अतः इन्हें क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय कोलाइड कहते हैं। अतः इन्हें उत्क्रमणीय कोलाइड कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, देखो अगर इनका एक बार कोलाइड अवस्था में बन जाए और कोलाइड अवस्था के बाद इनको पुनः किसी और रूप में बदला जाए, वो तो बन जाए, है ना। अच्छा, अरशद खान कह रहे सर आई लव यू टू बोलिए, नहीं तो मैं विरोधी बन जाऊंगा। अरे कहे विरोधी बन जाएगा, है ना। आई लव यू टू भाई। ठीक है। जैसे मान लो अवक्षेपण हो गया, जैसे आप सभी ने कोई पदार्थ लिया, अवक्षेपण मीन्स ऐसा समझ लो, है ना। अवक्षेपण मीन्स जैसे चीनी और चाय की पत्ती होती है ना, क्या होती है? चाय की पत्ती होती है, और उस चाय की पत्ती को हम चीनी में चीनी में कह रहे हैं, चाय में डालते हैं, ठीक ना। क्या डालते हैं? चाय में डालते हैं, दूध खौलाते हैं बढ़िया तरीके से, चाय की पत्ती पूरा कलर छोड़ देती है और वो पूरा के रूप में क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। तो वो एक प्रकार के अवक्षेपण का कार्य करती है ना, अवक्षेपण का कार्य करती है। तो ठीक उसी प्रकार से अवक्षेपण मान लो हो जाए, अवक्षेपण के रूप में वो अलग हो जाए और उसको पुनः कोलाइडी अवस्था में बदलना चाहे हम, तो उसे हम कोलाइडी अवस्था में बदल सकते हैं। और जब कोलाइडी अवस्था में बदल सकते हैं तो उसे आप क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहा जाता है। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा ये होता है, इसी का जस्ट उल्टा होता है ये भाई। पॉइंट नंबर 3, यदि इनका, इसी का उल्टा लिख दो बस, यदि इनका अवक्षेपण हो जाए तो
यदि इनका अवक्षेपण हो जाए तो इन्हें पुनः कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अतः इन्हें अनुत्क्रमणीय कोलाइड कहते हैं। अनुत्क्रमणीय कोलाइड कहते हैं। ठीक है, उत्क्रमणीय क्या होते हैं आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जो अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में चलते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं। तो भाई देखो, अवक्षेपण हुआ और फिर उन्हें कोलाइडी अवस्था में बदला गया, तो इसका मतलब दोनों दिशाओं में चल रहे, तो इसलिए इनका नाम उत्क्रमणीय कोलाइड पड़ा। और यहां पर अनुत्क्रमणीय कोलाइड में एक बार अवक्षेपण हुआ तो पुनः कोलाइडी अवस्था में नहीं परिवर्तित किया गया, इसलिए इन्हें बोला हमने अनुत्क्रमणीय कोलाइड। ठीक है, लास्ट पॉइंट यहां पर लिखते हैं भाई, पॉइंट नंबर 4। ये जो होते हैं ये स्थायी होते हैं, है ना, यह स्थायी होते हैं, यह स्थायी या फिर ऐसा लिखो, यह अधिक स्थायी होते हैं, यह अधिक स्थायी होते हैं, यह अधिक स्थायी होते हैं। और यहां पर पॉइंट नंबर आप सभी को 4 लिखना है, तो यह कम अस्थायी होते हैं, यह कम स्थायी होते हैं। अगर हम लास्ट पॉइंट इसके एग्जाम्पल लिखना चाहें, सबसे लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, इसके सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना चाहे, उदाहरण लिखना चाहे तो जैसे प्रोटीन होता है, एंजाइम होता है, जिलेटिन होता है, ठीक है, और एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे यहां पर, तो यहां पर धातु सल्फाइड और धातु हाइड्रोक्साइड, धातु सल्फाइड और धातु हाइड्रोक्साइड, धातु सल्फाइड और धातु हाइड्रोक्साइड ये जो भी होते हैं, 2 बार 2 लिख दिया गया। कहां 2 बार 2 लिख दिया? अभी बताओ, क्या आप सभी को दिक्कत हो गया? कोई दिक्कत हो? क्या है बात भाई कौशल्या? क्वेश्चन भेजो आर्यन, क्या था? अंतर लिख रहे हैं? हाँ, अंतर के टाइप में भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल भी तो लिख दिए भाई। एग्जाम्पल जैसे प्रोटीन, एंजाइम, जिलेटिन, एल्बुमिन, ये सभी के सभी द्रव स्नेही या द्रव लायोफिलिक होते हैं। जैसे धातु सल्फाइड, धातु हाइड्रोक्साइड, अब धातुओं से संबंधित कोई भी होगा तो ये आपका हो जाएगा। आप सभी से यहां से जो प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा कि लायोफिलिक या लायोफोबिक क्लोराइड से आप क्या समझते हैं? ठीक ना, क्या पूछेगा? लायोफिलिक कोलाइड और लायोफोबिक क्लोराइड से आप क्या समझते हैं, या द्रव स्नेही कोलाइड तथा द्रव विरागी कोलाइड से आप क्या समझते हैं? यहां से प्रश्न आप सभी इसको पूछा भी गया है और इसे आप सभी क्या करेंगे, याद रखेंगे। भाई बहुत सिंपल सा है, बहुत कठिन हमने नहीं लिखवाया, सिंपल सा हमने लिखवाया है। क्या लिखा? द्रव स्नेही, कि द्रव स्नेही का मतलब जो द्रव से स्नेह करे, द्रव विरागी या द्रव विरोधी अर्थात द्रव से घृणा करे। अर्थात द्रव से जो स्नेह करे, जैसे नमक है, नमक जैसे ही जल में पहुंचता है वो तुरंत, है ना, वो तुरंत नमक में घुल जाता है। इसका मतलब जो बनाना होता है वो बन जाता है, लेकिन उसी अगर नमक को हम तेल में या किसी अन्य चीज में घोले तो वो नहीं घुलेगा, तेल में घोलो तो नहीं घुलेगा। तो इसका मतलब वो आसानी से नहीं घुल रहा है, आसानी तरीके से वो नहीं बना पा रहा है। ठीक है, तो भाई क्या कह रहा है, वे कोलाइड जो उपयुक्त विलायक के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। इसी का उल्टा होगा कि वे कोलाइड जो उपयुक्त विलायक के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित नहीं होते, उन्हें हम द्रव विरागी कोलाइड कहलाते हैं। सिंपल सा है ना। अगर यहां पर मान लो जो कोलाइड विलयन बन गया, उसका अवक्षेपण किया गया, फिर उसको कोलाइडी अवस्था में बदलना चाहे तो हम आराम से बदल सकते हैं, है ना। यदि इनका अवक्षेपण हो जाए तो पुनः कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित करना हो तो इन्हें हम कर सकते हैं, इसलिए हमने इन्हें उत्क्रमणीय कोलाइड कहा। इसी का उल्टा, अवक्षेपण हो जाएगा तो पुनः कोलाइडी अवस्था में नहीं बदल सकते हैं, ये आपका हो जाएगा। ये अधिक स्थायी होते हैं, कम स्थायी होते हैं, जैसे प्रोटीन, एंजाइम, जिलेटिन, एल्बुमिन, ये सारी चीजें होती हैं। धातु सल्फाइड, धातु हाइड्रोक्साइड, ये सारी चीजें। बोलो, क्लियर है?
आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़े। आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफिनेशन याद नहीं होता, हम तो इतना पढ़ाए, हमको याद हो गया। हेलो 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 नीरज आर्मी लवर, बोलो जल्दी से, क्या बात है भाई। चलो अगला जो वर्गीकरण हम पढ़ेंगे प्रक्षिप्त प्रवस्था के कणों के आधार पर। परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों के आधार पर। प्रक्षिप्त प्रवस्था के कणों के आधार पर। अगला जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण नंबर ये 3 है ना। यहां पर जो हम वर्गीकरण कर रहे हैं कोलाइडी कणों के आधार, नहीं, कोलाइडी कणों के प्रकार के आधार पर लिखो, प्रकार के आधार पर। कोलाइडी कणों के प्रकार के आधार पर। प्रक्षिप्त सॉरी प्रक्षिप्त प्रवस्था, प्रक्षिप्त प्रवस्था के कणों के प्रकार के आधार पर। और आप सभी को एक बात हम जरूर बताना चाहेंगे प्यारे बच्चे, थर्ड पॉइंट का एग्जाम्पल समझ आया, एग्जाम्पल दीजिए। अरे भाई सिंपल सा भाई, यहां पर जो आप प्यारे बच्चे कह रहे हो तीसरे पॉइंट का, जैसे मान लो हमने कोई पदार्थ बनाया, जैसे दूध है, थोड़ी देर समझना आप सभी। जैसे आपका दूध है, दूध से आप थोड़ा सा फैट डालो, थोड़ा सा खट्टा पदार्थ डालो, वो किस में बदल जाएगा? वो उसमें पनीर में बदल जाएगा, है ना। दूध है, दूध में खट्टा पदार्थ डालते हैं तो किस में कन्वर्ट हो गया? तो सर पनीर में कन्वर्ट हो गया। तो वो उसका अवक्षेपण होता है प्यारे बच्चे, है ना। तो क्या हो गया? अवक्षेपण हो गया। अब उस पनीर को हम पुनः क्या बदल सकते? दूध में बदल सकते हो। पुनः हम उसको किस में बदल दे? दूध में बदल दे, तो हो गया भाई। तो ऐसी क्रिया यहां पर देखने को मिलेगी, अर्थात अवक्षेपण हो और अवक्षेपण होने के बाद तुरंत किस में बदल दे? कोलाइडी अवस्था में। प्रक्षिप्त प्रवस्था के कणों के प्रकार के आधार पर जो पहला प्रकार यहां पर आप सभी को देखने को मिलेगा वह होगा बहु आणविक कोलाइड। क्या होगा? बहु आणविक कोलाइड। आप सभी जानते हैं बहु का मतलब क्या होता है? बहुत। क्या प्यारे बच्चे? बहु का मतलब बहुत सारे, और आणविक का मतलब जैसे चाहे अणु हो और चाहे परमाणु हो, मतलब बहुत सारे अणु या परमाणु आपस में आकर जुड़ जाएं, आपस में आकर सामूहित हो जाएं, आपस में आकर बड़े आकार में बदल जाएं, छोटे छोटे कण आकर बड़े आकार में बदल जाएं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? बहु आणविक कोलाइड। बहु आणविक कोलाइड में होता क्या है? छोटे छोटे जो परमाणु होते हैं वो आपस में मिलकर समूह के रूप में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। तो वे कोलाइडी पदार्थ जिनके विलयन में कोलाइडी कण परमाणु या अणु के रूप में, समूह के रूप में होते हैं। क्या हुआ? समझ गए ना? चलिए यहां पर हम लोग देखेंगे, यहां पर अब इसको लिखेंगे भाई, बहुआणविक कोलाइड क्या होते हैं? वे कोलाइडी पदार्थ जिनके विलयन में, लिखो मेरे साथ लिखो, वे कोलाइडी पदार्थ जिनके विलयन में कोलाइडी कण परमाणु या अणु के समूह में होते हैं। कोलाइडी कण परमाणु या अणु के समूह में होते हैं, बहुआणविक कोलाइड कहलाते हैं। बहुआणविक कोलाइड ठीक है ना, क्या कहलाते हैं? बहुआणविक कोलाइड कहलाते हैं। जैसे क्या होता है? एग्जाम्पल, जैसे गोल्ड साल, गोल्ड मीन्स सोना, सोने का साल अर्थात सोने का कोलाइडी
विलयन, या फिर सल्फर का विलयन हो सकता है ना, किसका हो सकता है, सल्फर का, तो यस 8 का साल। हाँ नंदन मेहता जी, मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा, ठीक है ना, सिंपल सा है। उत्क्रमणीय क्या है, जो अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में चले, ठीक है, समझ गए यहां तक। मतलब प्यारे बच्चे, कोलाइडी विलयन वे कोलाइडी पदार्थ जिनके विलयन में कोलाइडी कण परमाणु या अणु समूहों के रूप में होते, समूह के रूप में उपस्थित हो जाए। अब जैसे मान लो सल्फर है, यहां पे सल्फर के कितने परमाणु, 8 परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, बस हो गया। या सेट का सल्फर असाल अर्थात कोलाइड विलयन, या फिर गोल्ड का साल, गोल्ड सोने के कई सारे परमाणु आपस में जुड़ जाए, बनकर तैयार हो जाएगा बहुआण्विक कोलाइड। अभी बताओ क्लियर है, ठीक है, चले आगे बढ़े भाई। सर हिंदी का क्लास है, हिंदी का क्लास होगा, ये पूछते हैं हम। क्या 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 मेरे भाई, देखते हैं यूट्यूब पर लगा है हिंदी का क्लास, नहीं हिंदी का क्लास नहीं होगा, हिंदी का क्लास नहीं होगा, हिंदी का क्लास लगा होता, हिंदी का क्लास लगा होता, ठीक है, ये डिफिनेशन याद हो गई। चलिए इसमें और सेकेंड इसका टाइप होता है, और भी इसके क्या है प्यारे बच्चे, प्रकार हैं, जिसे हम बोलते हैं बृहद आणविक कोलाइड। इसका सेकेंड पॉइंट, बृहद आणविक कोलाइड, बृहद आणविक कोलाइड। वर्गीकरण खत्म कर लेते हैं, बस क्या कर लेते हैं, 5 से 10 मिनट में हम वर्गीकरण इसका क्या कर लेते हैं भाई, खत्म कर लेते हैं। बृहद आणविक कोलाइड, बोलो बृहद मीन प्यारे बच्चे बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा होता है, अर्थात प्यारे बच्चे वे कोलाइडी पदार्थ जिनके एक अणु में कई परमाणु विद्यमान हो, है ना, ऐसे कोलाइडी पदार्थ के विलयन जिसके एक अणु में बहुत सारे परमाणु उपस्थित हो। बृहद मीन्स प्यारे बच्चे बड़ा, बहुत बड़ा, है ना, बृहद मीन्स क्या प्यारे बच्चे, बड़ा, तो जिसके ऐसे कोलाइडी पदार्थ जिनके एक अणु में कई सारे, है ना, कई सारे अणु परमाणु उसमें क्या हो जाए, उपस्थित हो जाए, है ना। विकास मौर्य कह रहे सर मेरा माथा गर्म हो रहा है ना, सर मम्मी को मनाने का एक गाना सुनाइए, अच्छा उनको सुना दीजिएगा। क्या भाई, कि तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, बस है? अरे तेरी उंगली पकड़ के चला, चलो इसकी डिफिनेशन लिखे भाई, है ना। तो वे कोलाइड पदार्थ, वे कोलाइड पदार्थ जिनके कण के जो एक अणु हो, है ना, जिनके एक अणु में, ऐसा लिखते हैं, वे पदार्थ जिनके एक अणु में, जिनके एक अणु में बहुत बहुत या फिर बहुत परमाणु विद्यमान हो, परमाणु विद्यमान होते हैं, विद्यमान होते हैं, बृहद आणविक कोलाइड कहलाते हैं, बृहद आणविक कोलाइड कहलाते हैं, बृहद आणविक कोलाइड कहलाते हैं। अगर हम इसकी डिफिनेशन शॉर्ट तरीके, मतलब अगर हमको ये ना याद हो पाए और दूसरी डिफिनेशन हमको इसको क्या लिखना पाए, हम और लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, वे कोलाइड पदार्थ जिनके विलयन में कोलाइडी कण के बहुत बड़े बड़े अणु के रूप में विद्यमान होते हैं। आइए इसकी सेकंड डिफिनेशन लिखते हैं, वे कोलाइड पदार्थ, है ना, वे कोलाइड पदार्थ जिनके विलयन में, जिनके विलयन में, विलयन में कोलाइडी कण के, कोलाइड कण के बहुत बहुत बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े अणु के रूप में, अणु के रूप में कोलाइडी कण के बहुत बड़े बड़े अणु विद्यमान होते हैं, के रूप में नहीं, अणु
विद्यमान होते हैं। कोलाइड कण के बहुत बड़े बड़े अणु विद्यमान होते हैं, हाँ सही है, विद्यमान होते हैं, क्या कहलाता है? बृहद आणविक कोलाइड कण कहलाता है। बृहद आणविक कोलाइड कहलाता है। यहां पर छोटी छोटी डिफिनेशन है और कुछ नहीं करना है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी डिफिनेशन है। जैसे एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं प्यारे बच्चे, इसके एग्जाम्पल प्रकृति रूप से भी पाए जाते हैं और मानव निर्मित भी पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से कौन कौन है? प्राकृतिक रूप से और मानव निर्मित। प्राकृतिक रूप से और प्यारे बच्चे मानव निर्मित से। अब अगर हम प्राकृतिक की बात करते हैं तो प्यारे बच्चे जैसे स्टार्च होता है ना, स्टार्च, जैसे प्रोटीन, जैसे सेलुलोज, अगर हम जैसे बात करें है ना, स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, एंजाइम, ये सभी के सभी प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले बृहद आणविक कोलाइड होते हैं। अगर हम मानव निर्मित बृहद आणविक कोलाइड की बात करते हैं तो जैसे पॉलीथीन होता है, नायलॉन होता है, पॉलीथीन होता है, नायलॉन होता है और एक होता है संश्लेषित रबड़ होता है। दूध प्लस खट्टा पदार्थ, उट्टा, पता नहीं भाई क्या बोल रहे हैं, पनीर गलत है। अच्छा, एक है आतिश कुमार, आपका आवाज अच्छा नहीं है, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है ना, जिसका जैसा भी हो वैसे काम करना है, ठीक ना, बाकी अच्छी बात हो, आवाज अच्छा नहीं है कोई बात नहीं। ठीक है, क्या तक क्लियर है भाई? अगर प्रतीक रूप से पूछे तो स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज ये सारे होते हैं। पॉलीथीन, नायलॉन या संश्लेषित रबड़, पॉलीथीन, नायलॉन, संश्लेषित रबड़ ये प्रकार के बहुलक होते हैं, जिसको आप सभी को पढ़ाना जाएगा अगले चैप्टर पर। लास्ट पॉइंट इसका जो तीसरा प्रकार है ना, नाच करके कोई बच्ची है ना, नाच करके कोई बच्ची है और उस छुट्टी कर दीजिए। ये तीसरा पॉइंट, मेरी लाडली मेरी बच्ची, हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद छुट्टी कर देंगे, लास्ट वर्गीकरण समाप्त कर लेते हैं। अगला है प्यारे बच्चे सहचारी कोलाइड। जो आपको सही लगे उसे आप सभी पढ़ सकते हैं। क्या भाई, सहचारी कोलाइड होते क्या है ना? ठीक है, सिंपल सी बात है प्यारे बच्चे की, ऐसे विलयन, ऐसे कोलाइड जो कम सांद्रता पर तो प्रबल विद्युत अपघट्ट की भांति व्यवहार करें, लेकिन अधिक सांद्रता पर वो संगुणित हो जाए, ठीक है ना, अधिक सांद्रता होने पर वो क्या हो जाए, संगुणित हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, संचारी कोलाइड। आइए इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। चलो इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं भाई। वे कोलाइड जो कम सांद्रता पर प्रबल विद्युत अपघट्ट की भांति कार्य करते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट का कार्य करते हैं, किंतु अधिक सांद्रता होने पर वह संगुणित हो जाते हैं, अर्थात जुड़ जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, सहचारी कोलाइड कहलाते हैं। सहचारी कोलाइड कहलाते हैं, ठीक है, जो कम सांद्रता पर तो प्रबल विद्युत अपघट्ट का कार्य करते हैं और अधिक सांद्रता होने पर संगुणित हो जाते हैं, तो संगुणित कोलाइड भी कहते हैं, या फिर इसे हम सहचारी कोलाइड भी कहा जाता है, संगुणित कोलाइड भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका डिफिनेशन हो गया। आइए यहां पर कुछ और भी पॉइंट है, उसको भी लिखते हैं भाई। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कणों के संगुणन से बने समूह को, यहां पर लिखते हैं कणों के संगुणन से बने समूह
कणों के संगुणन से बने समूह कोलाइड कहलाते हैं, सॉरी कोलाइड नहीं, मिसेल कहलाते हैं। ठीक है, कणों का जो संगुणन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, मिसेल कहा जाता है। आइए नोट लिखेंगे भाई, नोट लिखेंगे। नोट में अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे कि ये जो मिसेल केवल एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर बनते हैं, जो मिसेल बनता है ये एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर बनता है। मिसेल जो होता है एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर बनता है। लिखो, लिखेंगे आप, मिसेल केवल एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर बनते हैं, निश्चित ताप से अधिक ताप पर बनते हैं, जिसे क्रांतिक ताप कहते हैं, सॉरी क्राफ्ट ताप कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्राफ्ट ताप कहते हैं, क्राफ्ट ताप कहते हैं। ठीक है, मिसेल की जो संरचना होती है जैसे झाग होता है, हाँ बस छुट्टी कर देते, यही है भाई। ठीक है ना, हाँ, मिसेल केवल एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर ही बनते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्राफ्ट ताप कहते हैं उस ताप को। और ये जो मिसेल की संरचना, जैसे साबुन होता है तो साबुन में मिसेल की संरचना बनती है, जिसे हम कल बनाएंगे, है ना। और जो सांद्रता होती है, सांद्रता एक निश्चित सांद्रता से अधिक होती है ना। इसे क्या आगे लिखेंगे, एवं सांद्रता एक निश्चित सांद्रता से अधिक सांद्रता होती है, एक निश्चित सांद्रता से अधिक सांद्रता होती है तो उसे क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं, है ना, होती है जिसे क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं, क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं। और इस क्रांतिक मिसेल सांद्रता का मान साबुन के लिए क्रांतिक मिसेल सांद्रता का मान कितना होता है प्यारे बच्चे, तो क्रांतिक मिसेल सांद्रता का मान 10 की पावर -4 से 10 की पावर -3 मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका होता है। देखो, हाँ छुट्टी कर दे रहे, बस खत्म है भाई, है ना, खत्म है, ध्यान सुनो, है ना। कुछ कोलाइड ऐसे होते हैं जो कम सांद्रता पर तो प्रबल विद्युत अपघट्ट का कार्य करते हैं, अर्थात वो टूटते हैं और आयनों के रूप में टूट जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, उनकी सांद्रता हम बढ़ाते जाते तो घुलना कम कर देते हैं और जमना प्रारंभ कर देते हैं और जुड़ना प्रारंभ कर देते हैं। तो उसी को हम प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं, संगुणित होना बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, संगुणित होना। और संगुणित होंगे तो वो आपके क्या बोलेंगे, संगुणित कोलाइड या फिर सह संचारी कोलाइड कहते हैं। ठीक है, और जो ये कण आपस में संगुणित हो रहे, जुड़ रहे हैं, तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, मिसेल कहते हैं, अर्थात कणों के संगुणन अर्थात जुड़ने की क्रिया को हम मिसेल कहते हैं। और ये जो मिसेल है, ये जिस ताप पर बनता है, मिसेल की संरचना जिस ताप पर बनती है उसे हम क्राफ्ट ताप कहते हैं। और यह जिस सांद्रता पर बनती है उसे हम क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं। और साबुन के लिए मिसेल क्रांतिक सांद्रता का मान कितना होता है, तो 10 की घात -4 से 10 की घात -3 मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो हम कल की क्लास में आप सभी को क्या पढ़ाएंगे, मिसेल निर्माण की क्रियाविधि। कल हम लोग पढ़ेंगे साबुन की सफाई प्रक्रिया, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का पूछा गया है। तो मिसेल निर्माण की क्रियाविधि अर्थात साबुन सफाई प्रक्रिया, मिसेल निर्माण की क्रियाविधि, कल का ये टॉपिक रहेगा, है ना, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जा चुका है। मिसेल निर्माण की हम क्या पढ़ेंगे कल के प्यारे बच्चे, तो कल की क्लास में ये पढ़ेंगे साबुन की सफाई प्रक्रिया। हाँ ठीक है, तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, एक बार प्यारे बच्चे सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। और ये चैप्टर, जैसे ये मिसेल निर्माण की क्रियाविधि एक दिन हो जाएगा, फिर कोलाइड बनाने की विधि है, कोलाइड का शोधन है,
बस 2 टॉपिक इस चैप्टर में और बचे हैं, 3 दिन की समझ लो क्लास और है। 3 दिन की क्लास में हम लोग इसको क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है सर इसका एग्जाम्पल बता दीजिए भाई। तो जैसे साबुन होता है ना, एग्जाम्पल इसका क्या होता है, साबुन का झाग है ना, जिसे हम बोलते हैं फेन, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, झाग। ठीक है, साबुन का झाग या फिर पेन होता है। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। और प्यारे बच्चे मिलते हैं कल की क्लास में इसी के आगे। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चे कल की क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहेंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।